हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ टॉपिक्स विभवमापी से रिलेटेड और पढ़ा रहा हूँ। जैसे पहला टॉपिक है विभव प्रवणता। ठीक है, तो आप समझना कि विभव प्रवणता क्या होती है। जैसे ये विभवमापी तार था AB और इसे हमने प्राथमिक परिपथ में इस तरीके से संयोजित कर दिया था, बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक। प्राथमिक परिपथ में हमेशा बस यही तीन चीज़ें लगाई जाती हैं, एक बैटरी, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक। अब जैसे ही हम, ये बैटरी है EP, जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित हुई I, तो जैसे ही I धारा इस तार में से निकलती है, इसका एक प्रतिरोध होता है R। विभवमापी तार का एक प्रतिरोध होता है R। तो जैसे ही धारा उस प्रतिरोध में से निकलेगी, एक विभव पतन हो जाएगा। पूरे तार पर विभव पतन कितना हो जाएगा? IR। ठीक है, अगर इसकी लंबाई L है तो इकाई लंबाई पर जो विभव पतन होगा उसको हम कहते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता की यही परिभाषा होती है कि विभवमापी तार की इकाई लंबाई पर, विभवमापी तार की इकाई लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। और इसको x से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो अगर इसके सूत्र की बात करें तो पहले अपन ये मान लेते हैं कि पूरे तार पर जो विभव पतन हो रहा है वो है VAB। कुल विभव पतन, पूरे तार पर जो कुल विभव पतन है वो कितना है? VAB। और पूरे तार की लंबाई कितनी है? L। तो एक फॉर्मूला तो क्या आ जाएगा इसका? VAB/L। अब VAB किसके बराबर होगा? एक्चुअली IR के। IR/L भी इसको लिख सकते हैं। VAB क्या है? पूरे तार पर विभव पतन। जैसे मैं कहता हूँ, मान लो पूरे तार पर 5 वोल्ट का विभव पतन होता है। पूरे तार पर कितना विभव पतन होता है? 5 वोल्ट का। और पूरे तार की लंबाई 10 मीटर है। तो कुल विभव पतन VAB, तार की कुल लंबाई L, इन दोनों का अनुपात क्या होगा? विभव प्रवणता। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। ये 5 में 10 का भाग लगाओगे कितना आ जाएगा? 0.5। और मात्रक क्या होगा इसका? वोल्ट पर मीटर। तो ये हो जाएगी विभव प्रवणता। ठीक है, तो विभव प्रवणता निकालने के लिए पूरे तार पर जो कुल विभव पतन होता है उसमें कुल लंबाई L का भाग लगा देते हैं। कुल विभव पतन को हम IR भी लिख सकते हैं। तो कुछ फार्मूले इसके निकाल के बता रहा हूँ मैं आपको। इसके अलावा और भी कई फार्मूले निकलेंगे इसके। तो एक तो हो गया इसका VAB/L। VAB को हमने ओम के नियम से क्या लिख दिया? IR। तो IR/L हो गया। R/L, देखो R बराबर होता है ρL/A। तो अगर इस L को अपॉन में ले लें, R/L, R/L किसके बराबर हो जाएगा? ρA के। तो ये हो जाएगा I ρA। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। एक फार्मूला ये हो गया। रो प्रतिरोधकता है, समझना बात को। कुल विभव पतन, विभवमापी तार पर कुल विभव पतन अपॉन विभवमापी तार की कुल लंबाई। कुल विभव पतन को हम क्या लिख सकते हैं? IR। तो R/L को इस फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं? ρA। रो प्रतिरोधकता है, A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। और अगर हम R/L को, ये R/L क्या है? यह है इकाई लंबाई का प्रतिरोध। विभवमापी तार की इकाई लंबाई का प्रतिरोध। अगर हम इसको RM मान लें, इकाई लंबाई के प्रतिरोध को हम क्या मान लें? RM। तो यहाँ पर RM भी लिख सकते हैं, IRM। ये फार्मूला भी हो सकता है। तो इतने सारे फार्मूले तो यहाँ बन गए। किसके? विभव प्रवणता के। क्लियर है कहानी बच्चों? कुल विभव पतन विभवमापी तार पर बटे उसकी कुल लंबाई। ओम के नियम से विभव पतन कितना हो गया? धारा I बह रही थी प्राथमिक परिपथ में, R विभवमापी तार का प्रतिरोध है, तो IR हो गया अपॉन L। R/L को ρA लिख सकते हैं। रो प्रतिरोधकता है, जिस तार से विभवमापी बना है, विभवमापी का तार जिससे बना है उसकी प्रतिरोधकता है, उस धातु की। और A है उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। और RM है इकाई लंबाई का प्रतिरोध। अब यहाँ पर जो I आ रहा है धारा, इसे ज़रा देखें ये कितनी होगी। तो हमने क्या क्या जोड़ा है? ये मैंने आपको बताया था, ये AB होता है विभवमापी तार। इसमें प्राथमिक परिपथ में हम क्या क्या ऐड करते हैं? एक तो बैटरी का विद्युत वाहक बल है EP, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक। ये हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं।
और इसमें जैसे कुंजी को दबाते हैं, ये धारा नियंत्रक है, इसका प्रतिरोध को R डैश मान लेते हैं। जैसे कुंजी दबाते हैं इसमें I धारा प्रवाहित होती है, ये सिचुएशन होती है इसमें। तो अब धारा निकालने के लिए हम ओम के नियम का प्रयोग करें तो ओम का नियम कहता है धारा होती है विभव बटे प्रतिरोध। तो इस परिपथ में जो धारा प्रवाहित कर रही है वो है ये बैटरी का विद्युत वाहक बल ऊपर आ जाएगा EP, V की जगह तो जो बैटरी प्रवाहित कर रही है ना विद्युत वाहक बल उसका आ जाएगा EP अपॉन कुल प्रतिरोध। इस पूरे परिपथ में जितना भी प्रतिरोध है क्या क्या है सुनो, एक तो ये है विभवमापी तार का प्रतिरोध, फिर इसके बाद धारा नियंत्रक का प्रतिरोध, और फिर उसके बाद सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये सब कुछ है इसके अंदर। तो 3 प्रतिरोध है इसमें जो आपको स्पष्टतः दिख रहे हैं, एक तो विभवमापी तार का प्रतिरोध, एक धारा नियंत्रक का प्रतिरोध R डैश, और एक सेल है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता ही होता है स्मॉल r, तीनों श्रेणी क्रम में है। तो कुल प्रतिरोध परिपथ का कितना हो जाएगा, कैपिटल R प्लस R डैश प्लस स्मॉल r। तो ये जो धारा का सूत्र है ये इससे हम धारा निकाल सकते हैं और उसको हम इस किसी भी फॉर्मूले में धारा डाल के हम x निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी धारा जहाँ भी आ रही है धारा को इस तरीके से निकाला जाता है। तो विभव प्रवणता, अगर निर्भरता देखें कि किस पर निर्भर है विभव प्रवणता, तो विभव प्रवणता बच्चों एक तो लंबाई पे निर्भर है, देख रहे हो आप किस पे निर्भर है, लंबाई। पहली बात विभवमापी तार की लंबाई पर। दूसरी बात ये देखो सेल का विद्युत वाहक बल EP और उसका आंतरिक प्रतिरोध R पर, क्योंकि धारा पे भी निर्भर है ना लंबाई के साथ साथ धारा पे भी निर्भर है। ये वाला फॉर्मूला देखेंगे अपन, तो इससे पता चला एक तो लंबाई पे निर्भर है, एक धारा पे। अब धारा किस किस पे निर्भर है, EP पर और स्मॉल r पर, ठीक है। और तीसरी बात धारा किस पे निर्भर है, इन प्रतिरोधों पर, अन्य प्रतिरोध जो भी लग रहे हैं इस परिपथ में अन्य प्रतिरोधों पर। तो विभव प्रवणता इस फॉर्मूले से आपको बताना है किस किस पे निर्भर हो गई भैया, लंबाई पे निर्भर हो गई, धारा पे निर्भर हो गई, बिल्कुल हो गई। और धारा खुद किस पे निर्भर है, EP पर और R पर। पहले सेल की बात कर लो, तो सेल के विद्युत वाहक बल और सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर निर्भर है धारा। उसके बाद अन्य प्रतिरोध जो दिख रहे हैं आपको उन पे भी निर्भर है धारा। और यहाँ पे ये प्रतिरोध आई गया विभवमापी का, इस पे भी निर्भर है। तो प्रतिरोधों पे हो गई, आंतरिक प्रतिरोध और सेल के विद्युत वाहक बल पे हो गई जो प्राथमिक परिपथ में सेल लग रहा है, और एक हो गई किस पर, लंबाई पर। तो ये होता है बच्चों पूरा विभव प्रवणता का खेल। इसका मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, मात्रक की बात की जाए तो वोल्ट पर मीटर। और विमीय सूत्र भी आप निकाल सकते हो, विभव बटे लंबाई से। विभव का विमीय सूत्र कार्य बटे सब आवेश से निकलता है। तो विभव का होता है m1 L2 T-3 A-1, और ये L1, तो ये L1 से 1 कट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे ये लिख दो, ये इसका विभव प्रवणता का विमीय सूत्र आ जाएगा, m1 L1 T-3 A-1। इसको भी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपका पूरा विभव प्रवणता का टॉपिक। इकाई लंबाई पर विभवमापी तार की इकाई लंबाई पर जो विभव पतन होता है उसे विभव प्रवणता x कहते हैं। अब विभवमापी का जब हम प्रयोग करेंगे तो हमें कुछ सावधानियां रखनी होंगी। जब भी विभवमापी का प्रयोग लैब में किया जाता है तो कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। पहली सावधानी ये होती है बच्चों कि जो प्राथमिक परिपथ होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो 2 परिपथ होते हैं, अपन ने पहले भी बनाए हैं। जब मैंने आपको सिद्धांत बताया है वहाँ पर मैंने आपको 2 परिपथ बना के बताए हैं, एक होता है प्राथमिक परिपथ और एक होता है द्वितीयक परिपथ। तो विभवमापी का जो प्राथमिक परिपथ होता है उसमें एक सेल लगाते हैं, और एक द्वितीयक परिपथ होता है उसमें भी एक सेल लगाते हैं। तो इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है मान लो EP, और ये जो लगाया वो है स्मॉल e, तो जो प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल है वो हमेशा बहुत बड़ा होना चाहिए द्वितीयक सेल के विद्युत वाहक बल से। कम से कम ये मान के चलो कि अगर ये आप 1.5 वोल्ट ले रहे हो तो कम से कम ये 6 वोल्ट का होना चाहिए, ठीक है। प्राथमिक परिपथ में जो आप सेल लगाते हो, आप चाहो तो विभवमापी के सिद्धांत में जाके ये बात देख सकते हो। प्राथमिक परिपथ में जो हम सेल लगाते हैं उसका विद्युत वाहक बल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर मान लो मैं कहता हूँ ये 1 वोल्ट का ही विद्युत वाहक बल है, सपोज करो यहाँ पर जो मैंने प्राथमिक परिपथ में सेल लगाया है वो बहुत छोटा है, और मैंने द्वितीयक परिपथ में जो सेल लगाया यहाँ पे वो बड़ा है, तो बच्चों मान लो ये 1 वोल्ट का ही है सपोज करो, और ये 1.5 वोल्ट का है, तो क्या धारामापी में कभी जीरो विक्षेप आएगा? क्योंकि 1 वोल्ट का है तो देखो कुछ विभव तो ये अपना यहाँ निपटाएगा, कुछ विभव ये अपने आंतरिक प्रतिरोध पर निपटाएगा, कुछ यहाँ निपटाएगा। तो अगर मान लो इसने 1 में से आधा यहाँ निपटा दिया तो यहाँ से यहाँ तक जो ये विभव पतन करेगा वो केवल आधे वोल्ट का होगा।
समझ रहे हो, 1 वोल्ट पूरा का पूरा इस पर करेगा नहीं, क्योंकि प्रतिधारा नियंत्रक है। कुछ विभव पतन यहाँ होगा, कुछ विभव पतन सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर होगा, और बाकी बचा कुचा यहाँ होगा। तो क्या 1.5 वोल्ट को 0.5 वोल्ट से यहाँ पर भी टच करा दोगे लास्ट में, तो भी क्या संतुलित हो पाएगा? कभी संतुलित नहीं हो पाएगा। विभवमापी का सिद्धांत ये है कि ये दोनों संतुलित होने चाहिए, तभी विक्षेप 0 आता है। तो इस कंडीशन में आपको कभी विक्षेप 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि विभवमापी तार पर उतना विभव पतन होगा ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सेल छोटा था और ये सेल बड़ा था। अब इसको ले लो आप, मान लो 4 वोल्ट, सपोज करो 4 में से मान लो इन दोनों ने मिलके 1 वोल्ट खा गए इसका, ये दोनों मिलके 4 में से 1 वोल्ट खा गए, बचा कितना? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट ये खाएगा, कैसे खाएगा? 0 1 2 3, ये 3 वोल्ट का विभव पतन इस पूरे तार पे हो गया। यहाँ पे 0 था, फिर जैसे ही धारा एंटर करती है यहाँ से यहाँ तक 1 वोल्ट का विभव पतन, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 वोल्ट का, और पूरे तार पर 3 वोल्ट का विभव पतन हो गया। 1 वोल्ट ये दोनों मिलके खा गए, तो टोटल 4 वोल्ट का काम कंप्लीट हो गया। अब अगर आप 1.5 वोल्ट के सेल को संतुलित करना चाहते हो तो वो आराम से यहाँ बीच में 1 और 2 के बीच में यहाँ संतुलित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1.5 वोल्ट मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का विभव पतन कितना मिल जाएगा? 1.5 वोल्ट। और जैसे ही ये 1.5 वोल्ट इस सेल के विद्युत भागबल के बराबर होगा, यही धारामापी 0 विक्षेप दे देगा। तो ये बात याद रखना कि प्राथमिक परिपथ में जो सेल लगाते हैं वो हमेशा उसका विद्युत भागबल बड़ा लोगे, तभी संतुलन बिंदु मिलेगा, तभी संतुलन लंबाई प्राप्त हो सकती है, तभी धारामापी में विक्षेप 0 प्राप्त हो सकता है, अन्यथा यह काम होगा ही नहीं। विभवमापी से आप काम कर ही नहीं पाओगे। दूसरी बात है कि जो परिपथ है उसमें लगातार धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। परिपथ में लगातार धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, समझे बात? क्योंकि लगातार धारा प्रवाहित करोगे तो गर्म हो जाएगा तार, और गर्म होते ही प्रतिरोध उसका बदल जाएगा, और प्रतिरोध परिवर्तित हो गया तो आपका प्रैक्टिकल गलत होगा, क्योंकि आप बार जैसे जैसे प्रैक्टिकल करते जा रहे हो प्रतिरोध बदलता जा रहा है। तो इसको गर्म नहीं होने देना तार को, और गर्म कब नहीं होगा? जब आप लगातार धारा प्रवाहित नहीं करोगे। तो एक बात ये है। तीसरी बात, जॉकी को धारामापी तार पर विभवमापी तार पर घिसना नहीं चाहिए। जॉकी को विभवमापी तार पर रगड़ना या घिसना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब इसको घिसोगे, जैसे ये तार है, अब आप तार जॉकी इसके ऊपर घिस रहे हो तो तार पतला हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तार, यहाँ पतला हो गया, यहाँ पतला हो गया, यहाँ पतला हो गया। तो पतला होने से अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसका कम हो गया, और R बराबर क्या होता है? रो L/A। अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम हो गया तो प्रतिरोध बढ़ गया, वापस से वही गड़बड़ मिलने लगी, प्रतिरोध बदल गया इसका घिसने से। तो आप ये ध्यान रखो कि जॉकी को घिसना नहीं है तार के ऊपर, ऐसे उठा उठा के, जैसे ये तार है ना, अब ये जॉकी है तो ऐसे उठा उठा के इसको रखा जाता है, और धारामापी में विक्षेप देखते रहते हैं, जहाँ पे 0 आता है वहीं पे इसको फिक्स कर दिया जाता है। ये हो गया 3rd पॉइंट। इसके बाद 4th पॉइंट, जितने भी धन टर्मिनल हैं सेल के, आप देखना डायग्राम में आगे भी देखोगे, सभी धन टर्मिनलों को बिंदु A से जोड़ा जाता है हमेशा। AB विभवमापी तार है ना, AB, देखो ये विभवमापी तार है AB। तो जितने भी धन टर्मिनल है, अब जैसे यहाँ पे बैटरी जोड़ोगे तो धन टर्मिनल इसका यहाँ जोड़ोगे, ऐसे जोड़ोगे। यहाँ सेकेंडरी परिपथ में भी अगर कोई सेल जोड़ोगे तो धन इससे जोड़ोगे, A से। तो धन टर्मिनल हमेशा बिंदु A से ही संयोजित करने चाहिए विभवमापी में। और 5वां पॉइंट ये कहता है कि जब आप संतुलन लंबाई निकालो, क्या निकालो? संतुलन लंबाई, तो A से ज्ञात करनी चाहिए, बिंदु A से ज्ञात करनी चाहिए। बिंदु A पर 0 मानना चाहिए, जहाँ से भी आपने प्लस टर्मिनल जोड़े हैं वहाँ 0 मान के, फिर जैसे यहाँ तक आती है तो 0, और फिर यहाँ तक जो भी आती है सेंटीमीटर में, उतनी लंबाई A से ज्ञात करनी चाहिए। A को 0 मानना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 सावधानियाँ हैं जो आप विभवमापी के प्रयोग में रखते हो। तो ये आपको प्रैक्टिकल में भी लिखनी पड़ती हैं, तो इनको समझ में भी आना चाहिए, नहीं तो वाइवा में पूछी जाती हैं ये सावधानियाँ कि भाई ऐसा क्यों है, बताओ कि हम परिपथ में लगातार धारा क्यों नहीं प्रवाहित कर सकते। तो आप कहोगे सर परिपथ गर्म हो जाता है और गर्म होकर उसका प्रतिरोध बदल सकता है, इसलिए हम लगातार धारा प्रवाहित नहीं करते। इसके बाद एक टॉपिक आता है विभवमापी का मानकीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मानकीकरण। तो सीधी सी बात है, विभवमापी का मानकीकरण क्या होता है बच्चों?
विभव मापी में आपने एक वर्ड पढ़ा विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या थी? इकाई लंबाई पर विभव पतन। विभव प्रवणता क्या थी? इकाई लंबाई पर विभव पतन को ही विभव प्रवणता कहते हैं। अब विभव प्रवणता x के मान को, x का मान ज्ञात करते हैं, x के मान को पूर्ण यथार्थता से ज्ञात करना। पूर्ण यथार्थता मतलब अच्छी तरीके से बिल्कुल बढ़िया मान इसका निकालना से ज्ञात करना, यही कहलाता है विभव मापी का मानकीकरण। अगर आप किसी विभव मापी का मानकीकरण कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप विभव प्रवणता का मान ज्ञात करना चाहते हो। तो विभव मापी के मानकीकरण एक विधि है जिस विधि के द्वारा हम विभव प्रवणता का मान यानी इकाई लंबाई पर विभव पतन ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको परिपथ बना के दिखाता हूँ। देखो परिपथ कैसा बनता है। ये है विभव मापी तार AB, ये है बैटरी, ये है कुंजी और ये है धारा नियंत्रक। ये तो प्राथमिक परिपथ बना लो सबसे पहले। RH EP, इसमें धारा प्रवाहित कर दो I। अब द्वितीयक परिपथ में जब आप विभव मापी का मानकीकरण कर रहे हो तो हम एक सेल लगाते हैं द्वितीयक परिपथ में ES। इसका विद्युत वाहक बल होता है ES। इस सेल के बारे में बताएंगे। धारा मापी लगाते हैं और जीरो विक्षेप यहाँ कहीं प्राप्त कर लेते हैं जॉकी की सहायता से। ये L लंबाई पर जीरो विक्षेप हमें मान लो प्राप्त हो गया। जो ES है इसकी बात सुनो। ES है द्वितीयक परिपथ में लगा हुआ एक सेल। द्वितीयक परिपथ में जो सेल आप लगाओगे ये मानक सेल होना चाहिए। कैसा सेल होना चाहिए? ये मानक सेल में दो गुण होते हैं। मानक सेल वो होते हैं जिनमें दो गुण होते हैं। एक गुण तो होता है कि इसका विद्युत वाहक बल हमें पता होता है, और दूसरा ये होता है कि विद्युत वाहक बल इसका परिवर्तित नहीं होता है, आसानी से परिवर्तित नहीं होता। तो ऐसे सेल जिनमें ये दोनों गुण हैं वो क्या कहलाते हैं? मानक सेल। विद्युत वाहक बल आपको पहले से पता होगा, और दूसरी बात विद्युत वाहक बल परिवर्तित होगा भी नहीं। तो हमें विद्युत वाहक बल, अब दो उदाहरण है इसके, दो एग्जाम्पल हैं। एक तो है कैडमियम सेल। मानक सेल के रूप में हम कैडमियम सेल का प्रयोग करते हैं जिसका विद्युत वाहक बल होता है 1.0186 वोल्ट। और या फिर हम डैनियल सेल लगाते हैं। ये डैनियल सेल है, इसका विद्युत वाहक बल होता है 1.08 वोल्ट। तो इनमें से कोई सा भी सेल आप यहाँ पे लगा सकते हो, बस आपको उसका विद्युत वाहक बल पता होना चाहिए, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? मानक सेल। तो बाकी तो सब ऐसा परिपथ प्राथमिक और द्वितीयक परिपथ बनाया, बस ध्यान क्या रखा? द्वितीयक परिपथ में जो सेल लगाया उसका विद्युत वाहक बल हमें पहले से पता होना चाहिए। अब क्या हुआ, जब आपको संतुलन लंबाई मिल गई L, तो विभव मापी का सिद्धांत क्या कहता है कि जो ES है वो XL के बराबर होना चाहिए। ES तो द्वितीयक परिपथ में लगा विद्युत वाहक बल है। विभव मापी का सिद्धांत यही था कि द्वितीयक परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल का मान संतुलन लंबाई पर विभव पतन के बराबर होता है। तो संतुलन लंबाई पर विभव पतन कितना होता है? XL। ये मैंने आपको सिद्धांत में समझाया था। और ये किसके बराबर हो गया? ES के। तो अगर यहाँ से विभव प्रवणता निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? ES/L। विभव प्रवणता किसके बराबर हो जाएगी? ES/L। अब ES हमें पता ही है, अगर डेनियल सेल है तो 1.08 और कैडमियम है तो 1.0186, और इसमें लंबाई L का यहाँ से मीटर स्केल से नाप के लंबाई L का इसमें भाग लगा दो तो आपके पास X का मान आ जाएगा। तो इस तरीके से X का मान निकाल लेते हैं और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? विभव मापी का मानकीकरण। तो क्लियर हो गया? विभव मापी का मानकीकरण मतलब विभव प्रवणता के मान को यथार्थता से ज्ञात करना। परिपथ बनाओ, संतुलन लंबाई लो, विभव मापी के सिद्धांत का प्रयोग करो, ES बराबर XL और X यहाँ से निकाल लो ES/L। इस तरीके से विभव मापी का मानकीकरण होता है। अब इसके बाद एक टॉपिक और आता है विभव मापी की सुग्राहिता। ये छोटे छोटे टॉपिक है विभव मापी से रिलेटेड, लेकिन इसमें से छोटा क्वेश्चन बन सकता है। अब मैं बात करूंगा विभव मापी की सुग्राहिता। तो सुग्राहिता क्या होती है समझो ध्यान से। मान लो ये विभव मापी हमने पूरा तैयार कर लिया, इसके परिपथ बना लिए, सेल लगा दिया। ये प्राथमिक परिपथ देखो बार बार वही बन रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करा, धारा प्रवाहित हो गई, कुंजी दबाई, जैसे ही धारा प्रवाहित हो गई
अब हमने यहाँ पर एक सेल था ई विद्युत वाहक बल का, इसको संतुलित कर लिया धारामापी और जॉकी लगा लोगों के। अब ये है कि ये संतुलन आ गया, यहाँ धारामापी में 0 विक्षेप आता है ऐसे, यहाँ 0 होता है धारामापी में बीच में। अब अगर मैं जॉकी को यहाँ की जगह यहाँ टच करता हूँ थोड़ा सा आगे, तो थोड़ा सा आगे करने पर अगर विक्षेप बहुत ही कम परिवर्तित होता है, विक्षेप ज़्यादा परिवर्तित नहीं होता, बहुत हल्का सा परिवर्तित होता है, तो हम कहेंगे ये जो विभवमापी है ना, इसकी सुग्राहिता ज़्यादा है। इसकी सुग्राहिता क्या है? ज़्यादा। तो सुग्राहिता को चेक करने के लिए हम धारामापी में पहले 0 विक्षेप निकाल लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा जॉकी को आगे रखते हैं। आगे रखने पर अगर विक्षेप में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, कम परिवर्तन, थोड़ा सा परिवर्तन होता है, तो हम कहेंगे इस विभवमापी की सुग्राहिता ज़्यादा है। तो सुग्राहिता ज़्यादा कब हुई? जब विक्षेप कम आया। अब विक्षेप कम क्यों आया? क्योंकि विभव प्रवणता कम है। विभव प्रवणता क्या होती है? इकाई लंबाई पर विभव पतन। तो इकाई लंबाई है मान लो ये, तो यहाँ से यहाँ तक विभव पतन अगर बहुत कम होगा तभी तो विक्षेप कम आएगा। अब विभव पतन यहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा होता, मान लो मैं कहता यहाँ पर 4 वोल्ट का विभव पतन था और यहाँ 10 वोल्ट का हो गया, इसके बीच में 6 वोल्ट का विभव पतन, तो सुई एकदम से खटाक से इधर घूम जाती। अगर विभव पतन जितना ज़्यादा होगा इससे और इसके बीच में, उतनी ज़्यादा सुई घूमेगी। लेकिन विभव पतन कम था इसीलिए सुई कम घूमी, संकेतक कम घूमा। मतलब मान लो 1 वोल्ट का भी नहीं था करीब करीब, तो थोड़ा सा हल्का सा विक्षेपक इधर हो जाएगा। तो यानी विभव प्रवणता इस विभवमापी की कम है और इसकी सुग्राहिता ज़्यादा है। तो सीधी सी बात हमें समझ में आई कि अगर किसी विभवमापी की विभव प्रवणता कम हो तो उसकी सुग्राहिता ज़्यादा होती है। ये रिलेशन होता है विभव प्रवणता और सुग्राहिता में। वो अच्छा विभवमापी कहलाता है। जिसकी विभव प्रवणता कम हो वो क्या कहलाता है? अच्छा विभवमापी। अब विभव प्रवणता को कम कैसे करोगे? ये था विभव प्रवणता का सूत्र। तो विभव प्रवणता को कम करना है तो लंबाई को बढ़ा दो, तभी होगी विभव प्रवणता कम। लंबाई को बढ़ा दोगे, अगर तार की लंबाई बढ़ाते जाओ तो विभव प्रवणता अपने आप क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इसीलिए यही कारण है कि विभवमापी तार कितने मीटर लंबा होता है? 10 मीटर। आप सोचोगे 10 मीटर लंबा तार क्यों बनाया गया, इतना बड़ा विभवमापी क्यों बनाया गया? अब समझे आप क्यों बनाया था ना हमने स्ट्रक्चर, ऐसे 1-1 मीटर के 10 तार थे विभवमापी में। ये तो हम एक ही तार बनाते हैं परिपथ में सरलता के लिए, पर वास्तव में तो ऐसे 10 तार होते हैं विभवमापी में। तो आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि 10 मीटर लंबा तार हमने क्यों लिया। अब आपको समझ में आ जाएगा, लंबाई जितनी ज़्यादा होगी विभव प्रवणता उतनी कम होगी, और विभव प्रवणता जितनी कम होगी सुग्राहिता उतनी ज़्यादा होगी, और सुग्राहिता ज़्यादा होने का मतलब होता है अच्छा विभवमापी। तो आप अच्छा विभवमापी बनाना चाहते हो तो आप लंबाई को बढ़ा दो। अब इतनी ज़्यादा भी मत बढ़ाने ना कि हमें मेज़र करने में भी दिक्कत आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर का ही अपन तार यहाँ पे ले लेते हैं। अब कोई कह ले 20 का लें तो और अच्छा विभवमापी बनेगा, लेकिन फिर 20 मीटर में उसके मान को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 20 तार हो जाएंगे और 20 तार में आपको समय ज़्यादा लगेगा। फिर धारामापी में 0 विक्षेप निकालना होता है ना, तो 20 तारों में फिर उलझ जाओगे आप कि कहाँ आएगा 0। 10 तार में तो आप निकाल सकते हो, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा पर उतना ज़्यादा भी नहीं लगेगा। पर इसी तारों की संख्या अगर बहुत ज़्यादा कर दी जाए तो सही है, लंबाई बहुत ज़्यादा होने पर विभव प्रवणता बहुत कम और सुग्राहिता बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें फिर हमें मान लेने में समय ज़्यादा लगेगा, हम जल्दी जल्दी मान नहीं ले पाएंगे। इसलिए एक लिमिट तक ही इसकी लंबाई को बढ़ाया जाता है, 10 मीटर तक, उससे ज़्यादा इसकी लंबाई को नहीं बढ़ाया जाता। तो क्लियर है, लंबाई बढ़ाने से क्या होगा? विभव प्रवणता कम, और विभव प्रवणता कम होने से सुग्राहिता ज़्यादा। तो इसलिए ये 10 मीटर लंबाई। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछा जाएगा विभवमापी का तार 10 मीटर लंबा क्यों लिया जाता है, तो आप ये लिखोगे कि लंबाई बढ़ाते हैं तो विभव प्रवणता कम हो जाती है, जिससे सुग्राहिता बढ़ जाती है। इसलिए विभवमापी तार की लंबाई को इतना अधिक लिया जाता है। जॉकी को रगड़ना क्यों नहीं चाहिए? ठीक है, प्राथमिक परिपथ में जो विद्युत वाहक बल है वो द्वितीयक से ज़्यादा क्यों होना चाहिए? ठीक है, वोल्ट मीटर से ज़्यादा अच्छा क्यों है विभवमापी? तो ये अभी तक आपने जो विभवमापी का पढ़ा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए था। अगले वीडियोस में मैं आपको इसके बड़े बड़े जो क्वेश्चन बनते हैं 3-3, 4-4 नंबर के, वो पढ़ाऊँगा। इसके 5 टोटल अनुप्रयोग हैं जो अपन अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसके पहले की सारी कहानी आप विभवमापी की अच्छी तरह पढ़ लो, क्योंकि अब इसके अनुप्रयोग आएंगे। अनुप्रयोग आपको तभी समझ में आएंगे जब आप इस पूरे बेसिक चीज़ों को पढ़ लोगे। तो इसको अच्छी तरीके से वीडियो को देखना, अच्छी तरह नोट्स बनाना। ठीक है।